नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए भारतीय इतिहास को यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप सभी को पता होगा कि भारतीय इतिहास आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये सभी चैप्टर कवर कर चुके हैं और इन सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सभी देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश को। ठीक है, तो यदि आप लोग पेट की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग गुप्त काल। ठीक है, तो समझिएगा आप लोग यहाँ पर गुप्त काल। गुप्त वंश ने शासन किया था 319 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद आपको जब ये आप सभी पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। आप तुरंत यहाँ पर पढ़ें और तुरंत ही उसकी प्रैक्टिस कर लें कि आपसे कितने सही हो पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से प्रत्येक प्रश्न को देखते जाइएगा। अगला प्रश्न आपका है, 4 अश्वमेघों का संपादन किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और ये प्रश्न अभी जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्या नाम था? देवगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भागवत। अगला प्रश्न आपका है कि प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है किसकी? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर लेख मिलता है। किसका लेख मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? समुद्रगुप्त की उपाधि थी पृथिव्या प्रथम वीर। होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। तो भीतरी स्तंभ लेख से ये पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। कौन कौन से थे? एक तो था होड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। इन सभी कारणों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। शक विजेता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने रजत सिक्के जारी किए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह कौन सा है? ताम्रलिपि। ठीक है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारत में श्रेणियों का कानून कौन बनाता था? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। कौन? भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था? छपड़क। कौन था? छपड़क। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनके समय में कालिदास थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार।
और अच्छी तरीके से आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा क्या कहते थे, दीनार। और गुप्त काल में रजत मुद्राओं को नाम दिया था, रजत माना चांदी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मतलब सोने की मुद्रा क्या थी, दीनार, और चांदी की मुद्रा क्या थी, रजत, ठीक है, उसे चांदी कहते हैं। तो रजत मुद्रा का को क्या नाम दिया गया था, रुपया, ठीक है। रूपक लिखा है, इसका होगा रुपयक, ठीक है, या ऐसे लिखा जाएगा रुपयक, इस टाइप से, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, आयरन से प्राप्त हुआ है। गुप्त संवत की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे सम्राट और बिरुद, ठीक है। अशोक को किस अन्य नाम से जानते थे, तो आप क्या बताएंगे, प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते थे, अन्य नाम से, परक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से जानते थे। चारों प्रश्न आते हैं कि किन्हें किस नाम से जानते थे। कभी आपके लिए मिलान करने को आ जाएगा, कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि प्रियदर्शी किसका नाम है। इस टाइप से आपके लिए प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था, कहाँ पर, गुप्त वंश ने दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा गया, तो गुप्त युग, ठीक है। गुप्त काल या गुप्त युग को क्या कहा गया, स्वर्ण युग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी, उपज का छठा भाग मतलब 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, ठीक है, तो कितना था, उपज का छठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, किसको, ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे क्या, वितक भागम। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। तोरमाड़ था हूण जातीय दल का। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किसने किया था, बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसका नाटक है, विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने दैवीय अधिकारों का दावा किया था। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, कहाँ पर, भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है, तो आप क्या बताएंगे, शूद्रक की। इसका विषय क्या था, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो कपिल मुनि। आपने नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि। तो यहाँ पर आपसे कहा गया किसका योगदान था, तो आप क्या बताएंगे, कपिल मुनि, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, आप सभी को पता होना चाहिए ये प्रश्न। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। अष्टांग योग के अंग क्या क्या हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी अष्टांग योग के अंग हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे, उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है, चारवाकों की उक्ति है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कणाद, उलूक कणाद, ठीक है। न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम बुद्ध, ठीक है। मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, एक तो आपका वैशेषिक दर्शन, कणाद,
न्याय दर्शन गौतम और मीमांसा जैमिनी। और कर्म का सिद्धांत मीमांसा, मतलब कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है तो मीमांसा से संबंधित है। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय और योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं, ये किसने कहा है, ये मीमांसा में कहा गया है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, ये आपके ऑप्शन होते हैं ना, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड्य दर्शन का भाग नहीं है, तो कौन सा है, लोकायत और कापालिक, ये इसके भाग नहीं है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, शंकराचार्य हैं। अच्छी तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज और माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध किसका नहीं है, तो अभिनव गुप्ता का संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर जो आपके लिए प्रश्न आ चुका है वो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आता है कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, देखिए 57 या 98 से ईसा पूर्व लिखा हुआ है। कंफर्म डेट अभी आपको आगे पता लग जाएगी, ठीक है, जब विकल्प आपके लगेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कंफर्म डेट पता लग जाएगी। फिलहाल आप याद रखिएगा, ठीक है, ईसा पूर्व में आपका विक्रम वाला है और शक संवत है 78 ईस्वी में, ठीक है। गुप्त संवत 319 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है और कली संवत्सर ये 3102 में स्टार्ट हुआ है। ये आपके लिए तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसमें विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह कौन सा वर्ष होगा, 601 अथवा 600 होगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़े वर्ष दे रखे हैं कि ये शक संवत अगर इतना है तो ये कितना होगा, तो बस आपको वही जोड़ना घटाना पड़ेगा तभी आप निकाल पाएंगे। एक चालुक्य अभिलेख के तृतीय अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, इसका तुल्य वर्ष क्या है, तो 634 ईस्वी, क्योंकि इसमें अगर आप 78 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 6 14 का 4 लगा 1 7 5 12 13, बिल्कुल सही है। 78 को आप अगर जोड़ेंगे तो आपका शक संवत निकल के आ जाएगा। अभी आप पढ़ चुके हैं कि शक संवत 78 ईस्वी। अब आप लोग इसके आगे देखिएगा, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था, प्रतिष्ठानपुर, ठीक है, प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी, कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, कान्य कुब्ज। क्या नाम था, कान्य कुब्ज, ये कन्नौज का पुराना नाम था, ठीक है। हरिशेन, कल्हड़, कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं, तो कल्हड़ की पुस्तक जो है उसमें जो है हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। आगे देखिएगा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर दी थी, कहाँ पर, कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो कहाँ पर क्या था, प्रयाग में किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि कवि बाढ़ निवासी था पृथ्वीकूटा, सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में, तो इसका जो है निवासी था कवि बाढ़। वैनसांग भारत आया था, सम्राट हर्ष के शासनकाल में वैनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारत की यात्रा करने वाले किस चीनी यात्री ने तत्कालिक भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है, ये कैसे किया है, मतलब किसने वर्णन किया है कि प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराध की जांच कैसे की जाती थी। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है तो अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तो ये युआन च्वांग मतलब वैनसांग जो है उसी ने ये वर्णन किया है, ठीक है। वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था, तो मथुरा था। अगला प्रश्न देखिएगा, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी यात्री वैनसांग ने अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, किसने, वैनसांग ने। आज भी भारत में वैनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो सीयूकी की रचना। इसने जो है सीयूकी की रचना की थी, इसलिए इसे आज भी याद किया जाता है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, वैनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, कब, 671 अथवा 72 ईस्वी से 693 या 94 ईस्वी में, ठीक है।
आगे देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिंतु नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? कन्नौज, कांडकुब्ज कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व क्या हैं? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया, ठीक है। तो फाहियान किसके समकालीन था? तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। और हुएनसांग ये हर्ष, ठीक है। आगे देखिएगा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाए। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में उनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित है? मतलब 4 मठ कौन कौन से हैं? जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। मतलब इस 4 जगह पर है। जोशी मठ में है, द्वारका मठ द्वारका में है, पुरी में है और श्रृंगेरी में है। अब यहाँ पर देखिएगा कवि, मतलब कौन सा कवि किसके शासन काल में था, इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि ये कवि किसके शासनकाल में था। इसलिए देखिए रवि कीर्ति जो कवि था, ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के काल में। हरिशेन समुद्रगुप्त के काल में था। दंडी नरसिंह वर्मन के शासनकाल में। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और इसके बाद देखिए हरिशेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में। बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में था बाणभट्ट, ठीक है। अच्छे तरीके से चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चाहे आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा इसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके लिए आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद में अब आप लोग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, ठीक है। अगर आपने ये सभी अच्छी तरीके से कवर कर लिए, समझ जाएगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। और आप लोगों को अगर किसी और विषय की तैयारी करनी है तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2022। तो इस टाइप से आप वहाँ पर जाकर आप सही विषय की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने विषय स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा पहला प्रश्न आपका है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आप क्या बताएंगे? सूर्यगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो देखिएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आप यहाँ पर सुमेलित करेंगे कि इलाहाबाद प्रशस्त अभिलेख या प्रयाग प्रशस्त अभिलेख तो किसका है? समुद्रगुप्त का है। बिलसड़ स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त और भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख बंधुवर्मन। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका समुद्रगुप्त वाला है, प्रयाग प्रशस्ति लेख ये समुद्रगुप्त वाला, और एक आपका स्कंदगुप्त वाला भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है। ये 2 इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट की एक पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? देखिए भारत का नेपोलियन, ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से याद करिएगा। मैंने आपको ये बताया था कि ये भी आपका जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है ना, उसमें भी ये प्रश्न आया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे,
प्रश्न आपका है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो ये प्रश्न भी आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए। ठीक है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं अजंता कलाकृतियाँ। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? अभी हमने राजकवियों को पढ़ा था और इतनी जल्दी आपसे पूछ लिया गया है कि कवि कालिदास जो हैं ये किसके दरबार में रहते थे? तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है। इसीलिए प्रत्येक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से आप याद करिएगा और सिलेबस के अनुसार ही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को उठा के देखिएगा, जितना उन्होंने सिलेबस दिया था उन्हीं टॉपिक में से आपका जो है एग्जाम आया था। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि आपको सब पढ़ना है, आपको बस लिमिटेड पढ़ना है जितना आपका सिलेबस है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये भी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आप क्या बताएंगे? भानुगुप्त का है ऐरण अभिलेख। ठीक है। सती प्रथा के लिए था ये। आगे देखिएगा यहाँ पर फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी हमने दो की बात की थी, एक था फाहियान, एक था हुएनसांग। हुएनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था फाहियान। ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। गुप्त काल को कहते हैं भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो आप सभी को पता होगा, फाहियान जो है वो चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का था? वाकाटक वंश का। ये आपके पेपर के लायक प्रश्न नहीं है। आगे देखिएगा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है कविराज। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और कविराज समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुप्त काल में। ठीक है। मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ठीक है। मतलब अभी तो आपने देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, लेकिन अब प्रश्न है कब मिली थी? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? देवता का नाम क्या था? विष्णु थे। ठीक है। विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो खुशी कौन सी थी? शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि फाहियान और हुएनसांग ने के राज्यों को देखा। मतलब फाहियान हुएनसांग ने किस किस के राज्यों को देखा? तो अभी आपको पता था कि जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए। और तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो सकता है। और हुएनसांग था वो हर्षवर्धन, तो ये वाला आपका हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हुआ है। ठीक है। आगे देखिएगा कि धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपका है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित फो क्यू की में निम्नलिखित में से किस का वर्णन नहीं मिलता है? किस धर्म का मतलब किसका वर्णन यहाँ पर नहीं मिलता है, आपसे ये कहा गया है। तो आप क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। देवगढ़ का कौन सा है? दशावतार मंदिर। ये है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो नंबर आपको बताना है कि 16, 17, 19। ठीक है। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न आपके लिए है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से
जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हर्षेण किस शासक का दरबारी कवि था? तो किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हर्षेण। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो अभी आप लोग, इससे पहले आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि सोने की मुद्रा थी उसे हम लोग कहते थे दीनार, और चांदी की मुद्रा उसे कहते थे रुपया। आगे देखिए, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास का महाकाव्य है कुमार संभव। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो इसकी स्थापना जो है वो गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो कितनी थी? उपज का छठा भाग। ठीक है, उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे यहाँ पर गुप्त काल की। ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ये प्रश्न भी आप लोग अभी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, गुप्त वंश में। ठीक है। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये किसके स्मृति में बनवाया गया था, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे चंद्र। ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद में अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो इस नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। ठीक है। अब आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो आप क्या बताएंगे? कालिदास की। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो स्त्री और पुरुषों की बराबरी कब थी? गुप्त काल में। और आगे देखिएगा, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो आपका था गुप्त वंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? देखिए, मालविकाग्निमित्रम कालिदास बिल्कुल सही है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास का है। इसके बाद देखिए, विज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। जानकी हरण ये कालिदास का नहीं है। ठीक है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? बाघ धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? देखिए, 319 से तो इसने स्टार्ट कर दिया था, और ये जो शासनकाल चला था 500 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न आपका है कि बाल विवाह की प्रथा मतलब कब से आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के ये जारी किए गए थे गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे देखिएगा, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो किस में मिलता है ये? तो ये आपको मिलता है आयरन अभिलेख। ठीक है, आयरन अभिलेख भानुगुप्त का है। आगे देखिए कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। आपको यहाँ बताना है कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। मतलब आपका यहाँ पर ई वाला ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों पर सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से। अगला प्रश्न आपका है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक मानता है? मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कथन और कथन आर आपका यहाँ पर लिखा है, आपको बताना है कौन सा क्या सही है क्या गलत है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही है।
ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये आपका था ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? रुपयक, चांदी के सिक्के। और सोने वाले क्या कहलाते थे? दिनार। यहाँ पर आप देखेंगे सूची 1 को सूची 2 का सम्मिलित कीजिए, ठीक है। और इसमें से आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में एक प्रश्न आपका आया था, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए विशाख दत्त का संबंध किससे था? तो यह था नाटक, क्योंकि विशाख दत्त नाटक था। वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित था इसका। और इसके बाद में चरक चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त गणित। देखिए प्रश्न आपका पहले क्या आया था, आप प्रीवियस का पेपर जो है उसको उठा के देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से ये फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर में ही होगा। उसमें प्रश्न आपका पूछा गया था कि चरक संहिता का संबंध किससे है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका प्रश्न था वहाँ पर, आप चेक करिएगा, आपको वहाँ पर प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वहाँ पर ऐसे लिखा हो या चरक का संबंध किससे था या चरक संहिता हो, ठीक है। तो वहाँ पर उसका आंसर चिकित्सा। इसलिए आप लोग समझ जाइएगा कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है। आगे देखिएगा, और यही नहीं और भी कई प्रश्न आपको मिलेंगे वहाँ पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था ये आपका था उज्जैन। कालिदास की कृति किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती, ठीक है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो किस युग को जाता है? गुप्त युग को। कौन था? आर्यभट्ट। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो देखिएगा, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना बिल्कुल सही है। होड़ों का आक्रमण हुआ, ये भी सही है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी सही है। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है, ये नहीं है, ठीक है, सही। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो उनका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। इसे भी अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आर्यभट्ट। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? इसका संबंध है चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था जिसने तांबा का सिक्का जारी किया था? तो आप बताएंगे रामगुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि सुमेलित यहाँ पर बताइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको अभिलेख दे रखे हैं और यहाँ पर आपको शासक दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख समुद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ अभिलेख है। स्कंदगुप्त का है बेतरिया स्तंभ अभिलेख। बुद्धगुप्त का है पहाड़पुर ताम्र पत्र। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है, चलिए यहाँ पर भी हम लोग सम्मिलित करते हैं। मुद्रा के प्रकार और शासक, मतलब किस शासक ने किस प्रकार की मुद्रा को जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी प्रकार की मुद्रा जारी की थी। समुद्रगुप्त ने वीणा वादन प्रकार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चक्र विक्रम प्रकार। और कुमारगुप्त फर्स्ट ने कार्तिकेय प्रकार। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सुमेलित यहाँ पर आपको करना है, शासक है और उसकी उपाधि, मतलब किस शासक को कौन सी उपाधि मिली थी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम की। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत। और स्कंदगुप्त को कौन? सक्रोपम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो गया। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर पत्नियों की बारी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? कुमार देवी लिच्छवी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी कौन थी? प्रभावती। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो उसका नाम था समुद्रगुप्त। सर्वराजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी?
तो यह धारण की गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो ये क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब आगे आपको यहाँ पर मिलेंगे रचनाकार, ठीक है, और यहाँ पर रचना है। तो चलिए इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके विकल्प दे रखे हैं, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा। आर्यभट्ट जो थे, इनकी रचना थी आर्यभट्टी है। धन्वंतरी की थी नवनीतकम, और ब्रह्मगुप्त की थी ब्रह्म सिद्धांत, और वराहमिहिर की पंच सिद्धांतक वराहमिहिर। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न आपका है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, स्टार्टिंग यहाँ से हुई, ठीक है। जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदेव ने करवाई थी, और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई थी। मतलब किस गुप्त शासक ने? तो स्कंदगुप्त ने। आगे देखिएगा प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक कौन कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा भुक्ति या प्रांत, इसका प्रशासक कौन था? उपरिक। विषय जिला, इसका था विषयपति। नगर का था नगरपति, और ग्राम का था ग्रामिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री था, महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, विनय स्थित स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, और ये गलत आपका है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग सुमेलित करते हैं इसको भी। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि थी, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि, अपराहत भूमि जंगली भूमि, और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति दविकीर्ति, ये आपका बिल्कुल गलत है। किरालता जुनियम, ये भारवी, दश कुमार चरित दांडिन, और मृच्छकटिकम शोधक, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। वाग्भट, तो यहाँ पर देखिए अष्टांग हृदय बिल्कुल सही है, इनकी रचना है। कामंदक नीतिसार, ठीक है, नीतिसार रचना है इनकी। विशाखदत्त की रचना मुद्राराक्षस, और भरथरी मेघदूतम। मेघदूतम किसकी है? यह है कालिदास की। आप सभी को पता होगा किसकी है? कालिदास की। तो भरथरी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर आपसे कहा गया है सूचियों को सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पर श्रेष्ठी साहूकार को कहते थे, और सार्थवाह व्यापारिक कहते थे, कुलिक शिल्पी या कारीगर को कहते थे, और कायस्थ लेखक को कहते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बनेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा इसको पहले पढ़िएगा आप लोग। इधर से लिखा हुआ है कि मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था हुर से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? ये थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, आप सभी लोग कई बार पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो ये वैज्ञानिक का ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण उसमें जंग लग रही है। अगला प्रश्न आपका 91 नंबर है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल में संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण कौन सा है? एक तो है अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, तो दूसरा आपसे पूछा गया कौन सा है? तो दूसरा आपका है बाघ की गुफाएं, ठीक है, बाघ गुफाएं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है, ये प्रांत है, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये आपका था समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो ये मिलती है दशपुर शिलालेख में। दोस्तों इस प्रकार के हमने यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व करा दिए हैं। 94 थे आपके यहाँ पर, ये सभी आपको सॉल्व हो चुके हैं। आपने थ्योरी भी देख ली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।